हेलो। आज के इस वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन के नियमों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की बनने की प्रक्रिया को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को पहले एक्सप्लेन करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला है, सपोज ये कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है, से एक किरण ऐसे आती है, इसे आपतित किरण कहते हैं, और ऐसे वो परावर्तित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और इस पर हम क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं, इस लंब को अभिलंब कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल जिसको बोलते हैं, इसको नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल, ये जो कोण है ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टिंग है, एक पॉइंट है P मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहला है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, यानी आपतन कोण, ठीक है, जिसको I से डिनोट करते हैं। परावर्तन कोण, जिसको कोण R से डिनोट करते हैं, के बराबर होता है। ये कोण क्या होती है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होती है, बराबर होती है। दैट इज एंगल I इक्वल टू एंगल R। ये पहला रूल है कि जब भी किसी सतह से प्रकाश की किरण परावर्तित होगी, यानी परावर्तन होगी, तो परावर्तन होने के साथ जब भी परावर्तन होगी तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगी। इस रूल को ये फॉलो करेगी। सेकंड, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है, आपतित किरण, ऐसे आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही, ठीक है, तीनों एक ही समतल पर होते हैं, तीनों एक ही समतल पर होते हैं, समतल पर होते हैं। इस बात को समझिए। देखिए, प्लेन का मतलब क्या हुआ, तीनों एक ही समतल पर होते हैं। समतल को यहाँ बोलेंगे प्लेन। प्लेन क्या है कि जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड भी एक प्लेन है ना। प्लेन का मतलब जिसके दो विमा होती है, प्लेन। तो ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर जो आपके कई पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, इसका भी ये पॉइंट है, इसका भी है और अभिलंब का भी। ये पॉइंट एक ही तल में होनी चाहिए, मतलब एक ही प्लेन में होनी चाहिए, ठीक है। अगर बोर्ड प्लेन है तो अगर प्रकाश की अभिलंब ये है तो यही पॉइंट और आपतित किरण का पॉइंट, परावर्तित किरण का पॉइंट, तीनों एक ही प्लेन बोर्ड पर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सपोज ये एंगल अगर ऐसा है, इस तरह से एक क्वेश्चन है, सपोज ये 30 डिग्री है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन,
कि ज्योमेट्री से अगर मान लिया ये एंगल 30 डिग्री है, सपोज ये एंगल कितनी डिग्री है, 30 डिग्री है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये एंगल बताइए कितनी है, तो कैसे निकालेंगे? ये 30 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक चूँकि नॉर्मल 90 डिग्री होती है, तो 90 में 30 माइनस करेंगे 60 डिग्री, और ये एंगल बराबर होती है, तो ये भी जाएगी कितनी, 60 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि समतल दर्पण, ये दर्पण किसे कहते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? जब यहाँ पर लिख देंगे दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब किसी सतह, ठीक है, समतल सतह, जब किसी सतह के एक ओर या एक तरफ क्या कर दिया जाता है, पॉलिश, एक तरफ सिल्वर पॉलिश्ड करी जाती है, एक तरफ क्या होती है, सिल्वर पॉलिश्ड होती है, ठीक है, और दूसरी तरफ परावर्तक सतह होती है। दूसरी तरफ क्या होती है, परावर्तक होती है, तो इस सतह को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो इस सतह को दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। और देखिए दर्पण दो प्रकार की होती है, दर्पण 2 टाइप्स की, बेसिकली दर्पण दो प्रकार की होती है, दो प्रकार हैं दर्पण के, दो प्रकार, एक है समतल दर्पण, और दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण। तो आज हम समतल दर्पण को सिर्फ समझेंगे और नेक्स्ट क्लास गोलीय दर्पण को। पहले समतल दर्पण को हम पहले आज समझते हैं, ठीक है। समतल दर्पण, पहले समतल दर्पण को डिफाइन करेंगे। समतल दर्पण ऐसी समतल सतह, ठीक है, ऐसी समतल सतह जिसके एक ओर सिल्वर पॉलिश्ड हो और दूसरी ओर क्या हो, परावर्तक हो, या फिर ऐसा सतह जिसका समतल सतह क्या होती है, परावर्तक होती है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ऐसी समतल सतह जिसके एक ओर सिल्वर पॉलिश्ड हो और दूसरी ओर क्या हो, दूसरी ओर परावर्तक हो, तो उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिए, ये सतह तो हम समतल दर्पण मान सकते हैं। इसके एक ओर हमने क्या कर दिया, पॉलिश्ड कर दिया, एक ओर हमने पॉलिश्ड कर दिया, ये दूसरी ओर क्या, परावर्तक है, तो ये एक समतल दर्पण है, प्लेन मिरर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर।
राइट। अब देखिए इस प्लेन मिरर से प्रतिबिंब की बनने की प्रक्रिया को हम समझाएंगे, ठीक है। तो समतल दर्पण से यहाँ पर लिखेंगे, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, राइट। तो समतल दर्पण का ये सपोज अक्ष है, कोई ये अक्ष है, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने P माना, ठीक है। और कोई वस्तु है जो समतल दर्पण से कुछ दूरी पर रखी हुई है। मान लीजिए कोई वस्तु है जो समतल दर्पण से कुछ दूरी पर रखी हुई है। अब इस बात को समझिए कि अगर हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण से, तो इसके लिए चूंकि समतल दर्पण के सामने है ये वस्तु और इस वस्तु पर ये ऑब्जेक्ट है, ये एक वस्तु है, ये क्या है, एक वस्तु है। इस वस्तु पर प्रकाश की किरण कोई प्रदीप्त वस्तु से, ठीक है, माने सूर्य से प्रकाश की किरण आ रही है और टकराती है, टकराने के बाद यहाँ से प्रकाश निकलती है। क्योंकि ये वस्तु बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बने हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बने हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स से जब प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण आएगी और यहाँ से टकरा के फिर यहाँ से जाएगी इधर, तो ये बहुत सारी किरणें होंगी। तो बहुत सारी किरणों को दिखाना तो इम्पॉसिबल है, एक ही पॉइंट से बहुत सारी किरणें निकल रही है, आ रही है, ठीक है, ये यहाँ से आ रही है। तो हमें एक ही पॉइंट के बहुत सारे किरणों को कंसीडर नहीं कर रही है, बल्कि हमें बस दो किरणों को कंसीडर करनी है। क्योंकि एक पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए हमें दो रेज की ज़रूरत होगी, ठीक है। और अधिकतम आप जितने भी रेज ले सकते हैं, लेकिन हम दो रेज से उस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इस पॉइंट से हमने एक रे ड्रॉ किया अक्ष के समांतर, ठीक है। हमने क्या किया, इस पॉइंट से एक रे ड्रॉ किया अक्ष के समांतर, ठीक है। तो चूंकि ये अक्ष के समांतर है और ये दर्पण के परपेंडिकुलर है, देखिए दर्पण के क्या है, ये रे परपेंडिकुलर है। तो परावर्तन के बाद अगर परावर्तन का नियम इस पॉइंट पर अप्लाई करेंगे तो आपतित किरण तो ये है और परावर्तित किरण भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। तो परावर्तित किरण भी यही होगी, जस्ट सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी किरण को हमने इस पर आपतित किया, इसी पॉइंट से दूसरा किरण हमने कंसिडर किया जो क्या है, इस पर आपतित हो रही है, आपतित किरण आपतित हो रही है। तो परावर्तन के बाद इतने ही एंगल बनाते हुए ये क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी, यानी इतने ही एंगल बनाते हुए ये परावर्तित होगी, परिवर्तित हो गई। अब देखिए ये रे और ये रे, दोनों रे किस प्रकार की रे है, ये डाइवर्ज कर रही है। ये किरण क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है ना। ऐसा लग रहा है कि ये दो किरण किसी पीछे के किसी बिंदु से ये दो किरण आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये परावर्तित किरण है जो इसकी डायरेक्शन इधर है और एक किरण की डायरेक्शन ऐसे है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा लग रहा है कि ये किरण आ रही है, एक किरण क्या हो रही है, पीछे से एक किरण आ रही है, ठीक है। तो हम उस पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया कि एक इमेजिनरी किरण क्या खींचा, पीछे की तरफ हमने क्या किया, एक इमेजिनरी किरण खींचा जो इस पॉइंट पर जो मिलती है, ये दोनों इमेजिनरी किरण इस पॉइंट पर मिलती है। तो यही पॉइंट इस पॉइंट का प्रतिबिंब है, ये पॉइंट इस पॉइंट की क्या है, प्रतिबिंब है। इसी तरह से हम इस पॉइंट का भी प्रतिबिंब ड्रॉ कर सकते हैं, यही मिलेगी हमें। इस तरह से फिर इस पॉइंट का भी प्रतिबिंब ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट का भी प्रतिबिंब ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट का प्रतिबिंब ड्रॉ करें, फिर देखिए इस पॉइंट का भी प्रतिबिंब हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, फिर हम दो रे लेंगे, एक इसके समांतर, ठीक है। और फिर देखिए इसका फिर एंगल, इंसिडेंट एंगल कम हो जाएगी ना, ये थोड़ी सी कम हो जाएगी,
ठीक है। और ये जितनी एंगल होगी उसी से ये परावर्तित भी होगी। फिर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कटेगी और ये पॉइंट भी ऐसे जा करके ये यहीं पर कटेगी। इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को, इन सारे पॉइंट्स का प्रतिबिंब हम निर्धारित कर लेंगे इस तरह से। तो ये जो देख रहे हैं ये वस्तु क्या है, एक्चुअली में इसी वस्तु का प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब है इस वस्तु की, ठीक है। ये वस्तु अगर ए बी है तो ये हो जाएगी ए डैश एंड बी डैश। तो किस तरह से हम प्रतिबिंब ड्रॉ करते हैं समतल दर्पण में, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए ये प्रतिबिंब बताइए जरा कि परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरण है वो परावर्तित किरण के वास्तविक कटान पर बनी है क्या? ये वास्तविक कटान पर नहीं बनी है। देखिए ना, ये परावर्तित किरण है, ये तो डाइवर्ज हो रही है, ये तो कहीं मिल ही नहीं रही है। तो हमने पीछे की तरफ काल्पनिक किरण को ड्रॉ किया। ये काल्पनिक किरण के ड्रॉ करने से ये प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुई है, इसीलिए ये प्रतिबिंब एक आभासी प्रतिबिंब होगी। कैसी प्रतिबिंब होगी ये? आभासी प्रतिबिंब। जब भी किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के बाद अगर किरणें डाइवर्ज होती है, क्या होती है कि अगर परावर्तन के बाद किरणें डाइवर्ज होती है तो उन किरणों को हमें काल्पनिक रूप से पीछे की तरफ ट्रेस करनी होगी, पीछे की तरफ बढ़ानी होगी, और इन किरणों के मिलने से ही प्रतिबिंब प्राप्त होगी, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा डाइवर्ज किरणों के, यानी कि परावर्तित किरणों के, ठीक है, मिलने से बनती है, वो भी काल्पनिक रूप से। अब हम समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति को समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, प्रतिबिंब की प्रकृति। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या मिली हमें कि, और एक बात समझिए कि ये जितनी दूरी होगी ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी। ये दूरी जितनी होगी ये भी दूरी क्या होगी, उतनी ही होगी, ठीक है। और वस्तु की ऊंचाई भी प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे कि समतल द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होगी। प्रतिबिंब किस प्रकार की होगी? आभासी। प्रतिबिंब काल्पनिक होगी, ठीक है, काल्पनिक होगी। प्रतिबिंब किस प्रकार की होगी? काल्पनिक। और इसको आभासी भी लिख सकते हैं, आभासी होगी, ठीक है। सेकेंड, प्रतिबिंब सीधी होगी, ठीक है, सीधी होगी। सीधी का मतलब वस्तु जिधर है प्रतिबिंब भी उधर ही बनेगी। मतलब वस्तु का अगर टिप ऊपर है तो प्रतिबिंब की भी टिप क्या होगी? ऊपर होगी, यानी प्रतिबिंब सीधी होगी, उल्टी नहीं होगी, सीधी होगी। तीसरा पॉइंट क्या देखता हूं कि प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, और दर्पण से वस्तु की दूरी, ये सब दूरी क्या होगी? बराबर होगी। राइट। एक बार फ्रेश करके मैं इसे लिख देता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पर एक प्लेन मिरर है और ये वस्तु है, तो इसकी इमेज यहाँ हुए बनेगी ये, ठीक है।
और ये ए बी है, ये ए डैस्ट बी डैस्ट है, और ये वाली दूरी को हम यू कहेंगे और ये वाली दूरी को हम वी कहेंगे। और ये सभी जो दूरियां होगी, ये दूरियां हमें कहाँ से मेज़र करनी है? दर्पण से मेज़र करनी है। दर्पण को हम कहाँ रखे हुए हैं? ओरिजिन पर, ठीक है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। अब यह वस्तु दूरी को हमने क्या लिया? ठीक है, वस्तु दूरी ऋणात्मक होगी और प्रतिबिंब वस्तु दूरी क्या होगी? हमेशा ऋणात्मक होगी और प्रतिबिंब दूरी धनात्मक लेनी है, ठीक है, धनात्मक होगी। तो इस तरह से हमें क्या करनी होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति को देखनी होगी, ठीक है। अब देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर है, क्लियर है फिगर से। और प्रतिबिंब जितनी दूरी पर है वस्तु भी उतनी ही दूरी पर है, ठीक है। और प्रतिबिंब सीधी है, वस्तु जिधर है प्रतिबिंब भी उधर ही है। देखिए, प्रतिबिंब का टिप ऊपर है तो वस्तु का टिप भी, प्रतिबिंब का टिप ऊपर है, वस्तु की टिप भी ऊपर है। तो इस प्रकार से जो बनी प्रतिबिंब है वो आभासी प्रतिबिंब है, यानी समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनती है वो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होती है। तो आभासी प्रतिबिंब की भी ये विशेषता होती है कि आभासी प्रतिबिंब सीधी होती है। आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक किरणों के मिलने से बनती है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा परावर्तित डाइवर्जिंग, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग डाइवर्स किरणों के पीछे की तरफ बढ़ाने से बनती है। या पीछे की तरफ अगर हम बढ़ाते हैं तो बढ़ाने के बाद जो जहाँ पर मिलती है उस पॉइंट पर बनती है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधी होती है, ठीक है। ये सभी क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं। तो मैं अगर कहूँ कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब है तो क्या दूसरे दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनती है? तो आप वास्तविक प्रतिबिंब को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब सीधी बनती है तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनेगी? उल्टी बनेगी, इसका मतलब, ठीक है। और अगर काल्पनिक प्रतिबिंब डाइवर्जिंग रेस के पीछे की तरफ बढ़ाने से बनती है तो वास्तविक प्रतिबिंब रिफ्लेक्टिंग रे के कटान बिंदु पर बनेंगी। इस तरह से आप आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में डिफरेंस कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल। हम अब आपको नेक्स्ट क्लास में गोलीय दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।